नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 भूगोल के अध्याय रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को स्लाइड के माध्यम से विस्तार से समझेंगे। जी, और ये अध्याय सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक नजरिया है दुनिया को देखने का। हाँ, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी देश के पास कोयला है, किसी के पास तेल, तो वो अमीर हैं। पर क्या सच में ऐसा ही है? यही सबसे बड़ा सवाल है और ये अध्याय इसी पहेली को एक तरह से सुलझाता है। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड 1 के साथ शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। इस अध्याय में हम क्या-क्या समझने वाले हैं? देखिए, इस अध्याय में हम संसाधनों का मतलब समझेंगे, उनका वर्गीकरण मतलब वो कितने तरह के होते हैं, फिर उनकी प्लानिंग की प्रक्रिया, भू संसाधन और भारत में जो अलग-अलग तरह की मिट्टी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो बहुत जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। बोर्ड्स और आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, क्योंकि ये भूगोल के मतलब बिल्कुल बेसिक सिद्धांत समझाता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड 2, संसाधन का अर्थ। तो सबसे बुनियादी सवाल, संसाधन या रिसोर्स आखिर है क्या? हाँ, क्या जमीन में पड़ा हर पत्थर या बहता हुआ हर पानी एक रिसोर्स है? नहीं। हमारे पर्यावरण में मौजूद कोई भी चीज रिसोर्स तब बनती है जब वो कुछ 4 प्रमुख शर्तें पूरी करती है। अच्छा, कौन सी शर्तें? पहली, उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी हमारे पास हो। दूसरी, उसे निकालने का खर्चा उसकी कीमत से ज्यादा न हो, यानी वो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो। और तीसरी जो सबसे दिलचस्प है कि हमारा समाज उसे एक संसाधन के तौर पर स्वीकार करे, उसे सांस्कृतिक मान्यता मिले। अच्छा, तो मतलब हजारों साल पहले जमीन के नीचे दबा हुआ कोयला मौजूद तो था, पर वो इंसानों के लिए रिसोर्स नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास उसे निकालने की तकनीक नहीं थी। और अगर आज हमें चांद पर सोना मिल भी जाए, पर उसे यहाँ लाने का खर्चा सोने की कीमत से 100 गुना ज्यादा हो, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। एकदम सही पकड़ा। इसीलिए कहते हैं कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त तोहफा नहीं है, ये मानवीय क्रियाओं का नतीजा है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में कौन है? खुद इंसान। मानवीय है जो चीजों को मूल्यवान संसाधन में बदलता है। इसी से हमारी अगली स्लाइड जुड़ी है। स्लाइड 3, मानव, प्रकृति और प्रौद्योगिकी का संबंध। यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है। जी, इस त्रिभुज के केंद्र में मानव है। वो भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के साथ लगातार क्रिया करता है। संस्थाएं मतलब जैसे स्कूल, फैक्ट्री, सरकार? हाँ, बिल्कुल। इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति से संवाद करता है और फिर अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण करता है। तो मतलब विकास के लिए इन तीनों में सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर तालमेल न हो तो विकास या तो होगा नहीं या फिर वो विनाशकारी साबित होगा। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि संसाधन बनते कैसे हैं। अब देखते हैं स्लाइड 4, संसाधनों का वर्गीकरण। ये कितने तरह के होते हैं? इन्हें समझने के लिए हम 4 तरीकों से बांट सकते हैं। ओके, पहला तरीका क्या है? पहला और सबसे आसान है उत्पत्ति के आधार पर, यानी वो चीज जिंदा है या बेजान। बायोटिक और एबायोटिक। सही। अगर उसमें जीवन है जैसे पेड़ पौधे, जानवर, तो वो जैव या बायोटिक संसाधन है, और अगर वो बेजान है जैसे चट्टानें या धातुएं, तो वो अजैव या एबायोटिक है। ठीक है, ये तो आसान था। दूसरा तरीका? दूसरा है समाप्यता के आधार पर, मतलब वो खत्म हो जाएंगे या नहीं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, नवीकरण योग्य संसाधन जो इस्तेमाल के बाद दोबारा बन सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। और दूसरे हैं अनवीकरण योग्य, जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे, जैसे कोयला और पेट्रोल। बिल्कुल। ये धरती के लिमिटेड एडिशन खजाने हैं। लिमिटेड एडिशन, ये अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। और तीसरा नजरिया मालिकाना हक का। हाँ, स्वामित्व के आधार पर। कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, जैसे आपका घर। कुछ सामुदायिक, जैसे कोई पब्लिक पार्क। फिर राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं, जैसे सड़कें, रेलवे। जी, और आखिर में होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय, इसका कोई उदाहरण? जैसे खुला समुद्र। किसी भी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद का जो समंदर है, उस पर किसी एक देश का हक नहीं होता। अच्छा, तो वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होता है? उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इजाजत लेनी पड़ती है। ये बहुत दिलचस्प है। अब चौथा और आखिरी आधार, जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, विकास के स्तर के आधार पर। इसे आसानी से समझते हैं। इसमें 4 तरह के संसाधन हैं। पहले हैं संभावी
या पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो वो- हैं हाँ, पर अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में हवा और सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है, पर अभी हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी पोटेंशियल तो है पर अब यूज नहीं हो रहा। बिल्कुल। दूसरे हैं विकसित या डेवलप्ड संसाधन। ये वो हैं जिनके बारे में हमें सब पता है और हम उनका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और तीसरा है भंडार या स्टॉक। ये वो चीजें हैं जो जरूरतें पूरी कर सकती हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करने की सही टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जैसे पानी, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। दोनों ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं, पर हमारे पास पानी से सस्ते में हाइड्रोजन निकालने की तकनीक अभी है नहीं। और चौथा है संचित कोष या रिजर्व्स। ये भंडार का ही हिस्सा है। मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, पर हमने इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया वर्गीकरण। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानियां खत्म नहीं होती। स्लाइड 5, संसाधनों का विकास और समस्याएं। हाँ, यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। जैसे ही इंसान ने इन संसाधनों को मतलब मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल करना शुरू किया, 3 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गईं। सबसे पहली समस्या तो सीधी है, संसाधनों का ह्रास। कुछ लोगों के लालच ने संसाधनों को खत्म करना शुरू कर दिया। सही। और दूसरी समस्या इससे भी ज्यादा गंभीर है। संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गए, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया। हाँ, एक संसाधन संपन्न अमीर और दूसरा संसाधनहीन गरीब। और इसका नतीजा है तीसरी समस्या, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब उसी अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि दुनिया में शांति और अच्छी जीवन शैली के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और इसी सोच ने एक नए आइडिया को जन्म दिया, जो है हमारी अगली स्लाइड 6, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सिर्फ 2 बातें। पहली, हम विकास तो करें, पर इस तरह कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और दूसरी, हम आज अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता ना करें। एकदम सही। ऐसा न हो कि हम आज सारे संसाधन इस्तेमाल कर लें और उनके लिए कुछ बचे ही ना। इसी चिंता को लेकर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जी, जिसमें 100 से ज्यादा देश इकट्ठे हुए और वहीं पर एजेंडा 21 नाम का एक ग्लोबल प्लान बनाया गया, जिसका मकसद था मिलकर गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान से लड़ना और एक सस्टेनेबल दुनिया बनाना। तो ये तो हुई ग्लोबल बात, पर भारत जैसे देश में इसे कैसे लागू किया जाए, यहाँ तो बहुत विविधता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। स्लाइड 7 है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधनों का बंटवारा बहुत असमान है। हाँ, कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कुछ कम। सही। झारखंड छत्तीसगढ़ में खनिज भरे पड़े हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं। राजस्थान में सौर ऊर्जा का भंडार है, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसके मुख्य तौर पर 3 कदम हैं। क्या स्टेप्स हैं इसके? पहला, देश के अलग अलग हिस्सों में संसाधनों की पहचान करना, उनकी लिस्ट बनाना। इसमें सर्वे और मैपिंग होती है। ठीक है। दूसरा कदम, संसाधन विकास के लिए सही टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है इन विकास योजनाओं को देश की मुख्य विकास योजनाओं के साथ जोड़ना। यहाँ एक बात साफ होती है कि किसी जगह का विकास सिर्फ वहां संसाधन होने से नहीं हो जाता, टेक्नोलॉजी और नीतियां भी चाहिए। बिल्कुल। अब एक ऐसे ही सबसे जरूरी संसाधन की बात करते हैं, जो है हमारी अगली स्लाइड 8, भू संसाधन और भू उपयोग। हाँ, भूमि यानी जमीन, ये एक सीमित संसाधन है। बहुत सीमित, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। भारत की भू आकृतियों में भी काफी विविधता है। जैसे लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, जो कृषि और उद्योगों के लिए सबसे उपयोगी है, और करीब 30% पर्वत हैं, जो नदियों का स्रोत है, पर्यटन के लिए जरूरी है, और बचा हुआ 27% हिस्सा पठारी है, जो खनिजों का भंडार है। लेकिन हमने अपनी गतिविधियों से इस कीमती संसाधन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। हाँ, जो हमारी अगली स्लाइड 9 का विषय है, भूमि निम्नीकरण के कारण। इसका मतलब है भूमि की क्वालिटी में कमी आना। इसके मुख्य कारण क्या हैं?
सबसे बड़े कारण है वनोन्मूलन, मतलब जंगलों की कटाई, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। और ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है ना? जी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ में खनन की वजह से वनोन्मूलन हुआ। पंजाब, हरियाणा में बहुत ज्यादा सिंचाई से जमीन लवणीय हो गई। और गुजरात, राजस्थान में अति पशुचारण एक बड़ी समस्या है। सही कहा। और हमें ये याद रखना होगा कि हमारी 95% जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, सब भूमि से ही पूरी होती हैं। और भूमि की जो सबसे ऊपरी, सबसे कीमती परत है, वो है मृदा, यानी मिट्टी। स्लाइड 10, संसाधन के रूप में मृदा। मृदा को एक जीवंत तंत्र या लिविंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिर्फ पत्थर का चूरा नहीं है। लाखों जीवों का घर है और पौधों को जिंदगी देती है। और इसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इसे बनाने में चट्टानें, जलवायु, वनस्पति और समय सबका रोल होता है। इसी वजह से भारत में कई तरह की मिट्टी पाई जाती हैं, जो हैं हमारी स्लाइड 11, मृदाओं का वर्गीकरण। बिल्कुल। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा, जो पूरे उत्तरी मैदान में फैली है, बहुत उपजाऊ होती है। इसके 2 प्रकार हैं, खादर और बांगर। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हाँ, खादर मतलब नई जलोढ़, जो ज्यादा उपजाऊ है, और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़। फिर आती है काली मृदा, जो दक्कन के पठार में मिलती है, कपास के लिए सबसे अच्छी। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा लाल और पीली मृदा और लैटेराइट मृदा भी हैं। जी, लैटेराइट मृदा भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। लेकिन जैसे भूमि का निम्नीकरण होता है, वैसे ही मिट्टी का भी तो क्षरण होता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। और यही हमारी आखिरी मुख्य स्लाइड है, स्लाइड 12, मृदा अपरदन और संरक्षण। मिट्टी के कटाव और बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। इसे रोकने के उपाय क्या हैं? सबसे पहला और आसान तरीका है वनरोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। और अति पशुचारण को नियंत्रित करना। हाँ, और एक बहुत कारगर उपाय है रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या होता है? इसमें खेतों के किनारों पर पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं। ये हवा की गति को कम करके मिट्टी को उड़ने से बचाती हैं। तो अब आते हैं निष्कर्ष पर। स्लाइड 13। इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार ये है कि संसाधन प्रकृति का उपहार नहीं, मानवीय प्रयासों का फल है। उनका अंधाधुंध इस्तेमाल संकट लाता है। और उस संकट का एकमात्र हल है सतत विकास और समझदारी भरी प्लानिंग। और हमारे भविष्य के लिए भूमि और मृदा का संरक्षण अनिवार्य है। इस बारे में महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। उनका मानना था कि असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि इंसान का लालच है। और शोषण करने वाली आधुनिक तकनीक, उनका ये विचार आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास का असली मतलब क्या है। आज हमने संसाधनों की कहानी को समझा, पर एक सवाल जो सोचने लायक है वो ये कि हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात की, पर अब जब हम मंगल ग्रह और एस्टेरॉयड माइनिंग की बातें कर रहे हैं, तो उन संसाधनों का मालिक कौन होगा जो पृथ्वी पर है